गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। काम सर बढ़िया है। अकबर के बारे में पढ़ लिया था ना क्लास में। क्या जहांगीर के बारे में थोड़ा पढ़ना है। बेसिकली जहांगीर से जो क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें पूछी नहीं जाती, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें हम रुकेंगे भी नहीं, ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं खराब करना। हमें बेसिकली जहांगीर के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ना है। हाँ ठीक है। तो जहांगीर के बारे में चर्चा शुरू करें उससे पहले थोड़ा बहुत जहांगीर के इतिहास के बारे में समझ लेते हैं। देखिए जहांगीर का समय काल, क्योंकि हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, अकबर का समय काल 1605 तक था और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1605 में मैं पहले ही बता रहा था जहांगीर विद्रोह करता चला आया था काफी टाइम से, और वो चाहता था अकबर की जगह पे वो पोस्ट ले ले, है ना। तो ये पोस्ट को ये कैप्चर कर लेता जब इसे 1605 में मौका मिलता है। 1605 में जहांगीर गद्दी के ऊपर जब बैठा, इसी समय इसको राजकुमार सलीम के नाम से जाना भी जाता था, ठीक है। तो ये भी नाम आप ध्यान रखिएगा। और इसने अपने आप को जहांगीर की उपाधि के साथ में गद्दी के ऊपर बैठाया, ठीक है। तो आप मुगल शहंशाह जहांगीर सुनते हो, मुगल शहंशाह सलीम नहीं सुनते, ठीक है। बचपन का नाम इसका सलीम ही था। और सलीम इसका नाम क्यों पड़ा था? सलीम इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि अकबर की कोई औलाद नहीं थी, ठीक है। और अकबर ने काफी मन्नतों के बाद में काफी ज्यादा इधर उधर रिलीजियस तीर्थ स्थलों पे जा जाके फरियाद करी थी कि मुझे कोई औलाद हो जाए। तो उसको फाइनली एक बेटा हुआ, ठीक है। और जो किससे हुआ था? हट्टा भाई से, जो उनकी राजपूत पत्नी थी, ठीक है। उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा। और ये सलीम नाम इसलिए रखा था क्योंकि फतेहपुर सीकरी में चिश्ती नाम के, सलीम चिश्ती नाम के एक फकीर संत हुआ करते थे, जिनके नाम पे इन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, ठीक है। तो प्रीलिम्स में कभी कभार अगर ऐसा फैक्ट आ जाए तो ध्यान रखिएगा। तो सलीम के नाम से इसलिए जाने जाते थे। फिलहाल जहांगीर के नाम से ये गद्दी के ऊपर बैठे 1605 में, ठीक है। इधर 1605 में ये गद्दी के ऊपर विश्व विजेता वर्ल्ड गिरेस्पर के नाम से इनको जाना जाता था। ये अपने आप को वर्ल्ड गिरेस्पर बोला करते थे। इनका कहना यह था जब मैं गद्दी पे बैठूंगा तो पूरे के पूरे साम्राज्य को ग्रेस्प कर लूंगा, पूरे के पूरे विश्व को जीत लूंगा, है ना। तो इस उपाधि के साथ में इन्होंने अपने आप को गद्दी पे बैठाया, ठीक है। गद्दी पे तो बैठे, बैठने के बाद ही तुरंत जहांगीर का भी एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो शाह,
ठीक है, क्या नाम था? खुसरो शाह। जहांगीर तो अभी रिबेलियन करके जैसे तैसे गद्दी के ऊपर बैठ ही पाए थे, तुरंत देखने को क्या मिलता है, 1606 के अंदर 1606 के ही अंदर इनका पुत्र रिबेलियन कर देता है। ठीक है, इनका पुत्र रिबेलियन या रिवोल्ट कर देता है, विद्रोह कर देता है अपने पिता के अगेंस्ट में, जहांगीर के अगेंस्ट में। ठीक है, अभी देखो 1 ही साल हुआ है गद्दी के ऊपर बैठे हुए, मुश्किल से, है ना। अकबर तो 50 साल बैठ गया अप्रॉक्स, है ना, 49 साल अगर ओवरऑल हम कैलकुलेट करें, लेकिन जहांगीर अभी गद्दी में बैठे हुए 1 ही साल हुआ है और इनका पुत्र तुरंत क्या कर देता है, रिवोल्ट कर देता है गद्दी पे बैठने के लिए। ठीक है, तो मतलब आप समझ लो कि जहांगीर की उम्र भी अच्छी खासी हो चुकी होगी जब जहांगीर गद्दी के ऊपर यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, तभी तो उसका पुत्र लगभग जो 20-21 साल का यहाँ पे रिवोल्ट कर पा रहा है ना। तो बेसिकली खुसरो शाह के रिवोल्ट को तो ये दबा देते हैं, दबा के उन्हें कैद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये थी कि खुसरो शाह के रिवोल्ट करने में एक सिख गुरु है, सिखों के 10 गुरु हुए टोटल, है ना, जानते हैं। 5वें गुरु जो थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव साथ दे देते हैं किसका, खुसरो शाह का। वो जहांगीर को शासक नहीं बनाना चाहते, तो वो किसका साथ दे देते हैं, खुसरो शाह का। इस बात से नाराज होके खुसरो शाह को तो कैद करता है जहांगीर, और कैद करके उसकी आंखें फोड़ के जेल में डाल देता है। ठीक है, इसको तो ये पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी जाती है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी जाती है। अब एक रिलीजियस गुरु है, किसके गुरु, सिखों के रिलीजियस गुरु हैं, और सिखों के रिलीजियस गुरु की हत्या करने का मतलब पूरा सिख समाज मुगलों के अगेंस्ट में यहाँ से हो गया होगा। ठीक है, तो सिखों के 5वें गुरु की हत्या किसने कराई थी, गुरु अर्जुन देव की, जहांगीर ने। ठीक है, अभी औरंगजेब के बारे में पढ़ोगे वहां पर भी अभी आप ऐसा कुछ देखोगे। ठीक है, तो फिलहाल इंपॉर्टेंट इनके बारे में ये चीज थी कि इनके समय में रिबेलियन हुआ, खुसरो शाह जो इनका पुत्र है, ठीक है, उसका साथ किसने दिया, यहाँ पे गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव को यहाँ पे फांसी की सजा या हत्या दे कर दी गई उनकी, और हत्या करने के बाद में तमाम सिख समाज या और जो भी समाज थे वो जहांगीर के अगेंस्ट में हो गए होंगे। ठीक है, उम्र कैद दे सकते थे, जेल में डाल देते, और भी तरीके थे, लेकिन हत्या कर देना किसी धार्मिक गुरु की वो उचित बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो जहांगीर फिलहाल 1605 में गद्दी के ऊपर बैठते हैं, और 1605 में गद्दी पे बैठने के बाद में यहाँ पे जो शुरू होता है वो शुरू होता है इंग्लिश लोगों का भारत के अंदर आगमन। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना, कि जहांगीर के समय में कौन कौन आया था, कौन कौन यात्री अंग्रेजों का आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कौन कौन आया। तो जैसे कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो, ये दोनों किसके समय में आए थे भारत के अंदर, जहांगीर के समय काल के अंदर ही आए थे। ठीक है, तो जहांगीर के समय काल के अंदर सबसे पहले 1608 के अंदर पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत के तौर पर किसकी एंट्री हुई, कैप्टन हॉकिंस की। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस भारत के अंदर जब सबसे पहले 1608 में आया, इसको ऐसा लगा था कि अभी अकबर शासन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया था अकबर को शासन करते हुए, तो ये न्यूज लगभग मैंने बोला नहीं था, अकबर के बाद में जो भी शासक आए वो शासक अब उतने प्रतापी या फिर उतने ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे, तो अकबर के नाम से ही पूरी की पूरी मुगल सत्ता चला करती थी, उसी का नाम इतना प्रभावित नाम हुआ करता था। तो अकबर के नाम से पूरी की पूरी यहाँ पर सल्तनत चल रही। अब पूरी दुनिया में एक ही नाम गूंज रहा था उस समय, अकबर है, अकबर है, अकबर है ना। तो कैप्टन हॉकिंस भी यही समझ के आए कि अकबर अभी होगा और अकबर अपने अंतिम समय में है, तो हम जाके क्यों ना उससे परमिशन ले लें, ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल जाएगा और वो भारत के अंदर साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। तो ये भारत के अंदर है, पहले तो कोई मेल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब तो चलता नहीं था जो तुरंत क्लिक होकर पता चल जाए, है ना, कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो समय लग गया वहां तक न्यूज पहुंचते पहुंचते। ये जब भारत के अंदर एंट्री करते तब इन्हें पता चला कि कोई जहांगीर नाम का शासक यहाँ पे है। तो जहांगीर को पता चलता है अकबर से मिलने आए थे और अकबर के कार्यकाल के दौरान आना चाहते थे। तो जहांगीर इनको खुद इन्वाइट करते और कहते हैं मैं अपने पिता की तरफ से आप जो भी हमारे यहाँ मांगना चाहते हो मांगिए, हम आपको अलाउ करते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक सम्मान अकबर को देने की वजह से इन्होंने भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री घोषित कर दी। ठीक है, तभी तो हम कहते हैं 1608 में पहली बार फैक्ट्री कहाँ लग गई थी, सूरत में, है ना। फैक्ट्री नहीं, एक तरीके से इन्होंने अपना हेडक्वार्टर या ऑफिस खोल लिया था, है ना, एक ऑफिस टाइप का यहाँ पे खुल गया था। तो ये बेसिकली जहांगीर के समय काल के अंदर भारत के अंदर व्यापारी भारत के अंदर अंग्रेजों के तौर पर एंटर कर चुके थे और इसी के बाद से सारे स्ट्रगल शुरू होते
होते हैं, ठीक है। एक जहांगीर का समय काल इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अंग्रेजों को भारत में एंट्री कराने वाला कौन था, जहांगीर था। और फर्रुख सियर पढ़ेंगे अभी आगे चल के जब हम लोग, तो वो भारत के अंदर अंग्रेजों को खुला छूट देने वाला व्यक्ति था कि अंग्रेज भारत के अंदर जिस तरीके से चाहे, जैसे चाहे वैसे व्यापार करे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, ठीक है। तो इन दोनों की गलतियों की वजह से अंग्रेज इतना तरीके से हावी होते चले गए, ठीक है। बेसिकली जहांगीर जो पॉपुलर है वो पॉपुलर अपनी कला और वास्तुकला के लिए, ठीक है। जहांगीर को बोला भी जाता है कि जहांगीर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था पेंटिंग के लिए, है ना, पेंटिंग्स के लिए जाना जाता था। ऐसा जाना जाता था कि अगर 5 पेंटर्स भी मिलके किसी एक आकृति को बनाते थे तो ये उन 5 पेंटर्स की आकृति में से एक पेंटर का नाम बता देता था कि किसने बाल बनाए होंगे, किसने आंखें बनाई होंगी, या किसने बॉडी का कौन सा पार्ट उस पेंटिंग के अंदर डाला होगा, ठीक है। तो पेंटिंग की बहुत अच्छी समझ थी इसे, बहुत अच्छा पेंटर था, जिसकी वजह से इसने भारत के अंदर पेंटिंग या ऐसी कला और कलाकृतियों को भारत के अंदर उजागर करना शुरू किया। जहांगीर के समय काल के अंदर इस समय में बहुत सारे कीमती पत्थर, जिनको उस समय पीटरा दुर्रा के नाम से जाना जाता था, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि आपसे प्रीलिम्स में हो सकता है पूछा जाए, हो सकता है कल्चर में, संस्कृति में किसी तरीके से पूछा जाए। वैसे तो हम लोग आर्ट एंड कल्चर में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये बेसिकली पीटरा दुर्रा के नाम से इस समय डिजाइनें बनाई जाती थी, ठीक है। पूछा जाता था इस समय कि भाई कौन से टाइप की डिजाइनें या पेंटिंग्स या आर्ट्स यहाँ पर जहांगीर के समय में देखी गई है, ठीक है। तो जैसे ये दीवारें हैं, इन दीवारों के ऊपर कभी भी आप किसी भी मॉन्यूमेंट पे विजिट करोगे अगर आप, या कभी भी किसी टेंपल पे जाना, या कभी भी किसी मॉस्क पे जाओगे, तो आप देखोगे कि वहां पे कुछ पेंटिंग्स होती है ना। पेंटिंग्स ऐसी नहीं कि दीवार पे हाथों से बना दी गई हो, नहीं, पत्थरों को काट काट के फूल बनाए जाते हैं, जिससे आर पार जालियों टाइप के फूल दिखते हैं, है ना। तो आप देखोगे कहीं पे भी जाके, किसी भी मॉस्क, किसी भी टेंपल, किसी भी अगर आप जाके रिलीजियस प्लेस या कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट विजिट करोगे, वहां को ऐसी आकृति जालीनुमा जरूर दिखेंगी जिनकी दीवारों पे पेंटिंग्स टाइप की बनी होती थी। कभी फूल बने होते थे, कभी किसी तरीके की और डिजाइन बनी होती थी, अलग अलग तरीके की डिजाइन उस समय में देखने को मिलती थी। इन्हीं को क्या बोला जाता है, पीटरा दुर्रा बोला जाता है, ठीक है। और इसकी भारत के अंदर पूरी तरीके से स्थापना करने वाला कौन व्यक्ति है, जहांगीर है, ठीक है। तो जहांगीर का नाम इसलिए बेसिकली पॉपुलर है। सिंपल सी बात है, ये दीवार जो आपको दिख रही है, इसके ऊपर आप अलग से कलाकृति कर दीजिए, और वो कलाकृति किसके होनी चाहिए, कुछ पत्थर हैं जो पीटरा दुर्रा कहलाते हैं, जिससे फूल बना दिए जाते हैं दीवारों के ऊपर, ठीक है, जिससे फूल बना दिए जाते हैं। दीवार के ऊपरी सतह पे जब फूल बना दिए जाए, या दीवारों को काट के जालीनुमा आकार में सिर्फ फूल ही दिखाए जाए, है ना, तो वो क्या होता है, ये आकृति इस समय में पॉपुलर हुई, ठीक है। तो ये कला एवं संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि इस समय में यहाँ पे पीटरा दुर्रा नाम का कीमती पत्थर, जिसने भारत में मुगलों की कल्चर में, मुगलों की आर्ट्स में 4 चांद लगा दिए थे। जिसके बाद अगर आप मुगलों की कोई भी आर्ट देखोगे, इसके बाद जो भी बनी, इवन ताजमहल तक के अंदर जाकर विजिट करोगे अगर आप, तब भी आपको देखने को यही मिलेगा कि पीटरा दुर्रा के पूरे के पूरे पुष्प जो है या फूल जो है, उनसे उसको सजाया गया, ठीक है। तो ऐसी कई जगह पे ऐसी चीजें होती हैं, तो ये देखना आपको जरूर दिखेगा। अगर देखना हो, ऐसे भी देखना हो, तो जाके एक बार जयसंतरी मंदिर की तरफ जाओगे अगर आप लोग, तो जयसंतरी मंदिर का जो दूसरा वाला गेट है, बेसिकली जो मेन गेट आज के समय में कहलाते हैं ना, तो गेट के अंदर से जब एंटर करते हो, ऊपर एक जालीनुमा आकार की वो बनी हुई है, ठीक है। तो वो जालीनुमा आकार में पुष्प बने हुए हैं, है ना, तो वो पुष्प के आर पार इस तरीके से आप देख सकते हो। वही नहीं, और भी बहुत सारे प्लेस जैसे जामा मस्जिद अगर है वहाँ पे, उसमें देखोगे वहां तो अनगिनत तौर पे आपको इस तरीके की चीजें दिखाई देंगी, है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी। तो ये पॉपुलर हो गई आर्ट फॉर्म में, काफी खूबसूरत लगती थी इस वजह से, ठीक है। मोती मस्जिद का निर्माण भी लाहौर के अंदर इसी समय में, इनके समय काल में हुआ, जहांगीर के समय काल में। मोती मस्जिद एक जहांगीर ने बनवाई है लाहौर में, आगे एक देखोगे औरंगजेब बनवाया है, ठीक है। तो वो औरंगजेब के समय काल की, तब की तब बात करेंगे। अभी याद रखो कि लाहौर में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी, वो जहांगीर ने यहाँ पे बनवाई, ठीक है। कश्मीर में भी इसने शालीमार और निशांत उद्यान की स्थापना की थी, ठीक है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज के समय में आप देखते हो, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, है ना, जहाँ पे आप जानवरों को, पशु पक्षियों को
प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, प्रोटेक्ट करके रखते हो। ये शौक सारे के सारे बाबर के थे। मैंने आपको बताया था ना, 4 भाग प्रणाली बाबर ने एक समय में शुरू की थी, है ना। तो बाबर उद्यान शुरू किया था उस समय में, प्रोटेक्ट करना चाहता था नेचर को, नेचुरल एक्टिविटीज को, नेचुरल चीजों को। तो कहीं ना कहीं वो नेचर को प्रोटेक्ट करने की वजह से ये सब किया करता था। यही सब चीजें जहांगीर के अंदर भी कुछ आई, और जहांगीर ने कश्मीर के अंदर इन जो बेसिकली आपके शालीमार और निशात उद्यान है उनकी स्थापना कराई, है ना। वो आज के समय में भी वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये आज के समय में जब आप पढ़ते हो तो ये जीके के क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि शालीमार कहाँ पे है, शालीमार उद्यान या निशात उद्यान कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा है कश्मीर के अंदर, ठीक है। इसके बाद राजा के सिर के पीछे हेलो या दिव्य रोशनी का उपयोग शुरू हो गया, ठीक है। राजा बैठा हुआ है, राजा जहाँ पे बैठता था वहां पे एक तख्त होता था बड़ा सा, ठीक है। एक बड़ा सा तख्त होता था, बड़ी चेयर लगी होती थी, और बड़ी सी चेयर के पीछे एक बड़ा सा गोल सिंबल बना होता था, ठीक है। जैसे गौतम बुद्धा के पीछे आपने देखा होगा, है ना। गौतम बुद्धा के पीछे एक बड़ा सा चक्र टाइप का बना हुआ है, और उस चक्र के अंदर उन्होंने हर एक सारे के सारे सिंबल्स दिए हुए हैं कि ये इसका प्रतीक है, ये इसका प्रतीक है। तो इन्होंने भी अपने सर के पीछे किस तरीके का सिंबल बनवाया था, ठीक है। और इस सिंबल का मतलब था, बेसिकली इसे हेलो बोला जाता है। हेलो का मतलब दिव्य रोशनी, दिव्य रोशनी का मतलब बेसिकली कह सकते हो कि नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया कुछ ना कुछ गिफ्ट है जो इस राजा के पास में है, जिससे कहीं ना कहीं सारे के सारे लोग जो दुनिया के अंदर उसको देखेंगे उसको फॉलो करें, है ना। तो वो फॉलो करने के लिए इस तरीके के काम किए थे। हर राजा ऐसा कुछ करता था। बलबन को भी आपने देखा, पैबोस सिस्टा जैसी प्रणाली शुरू करी, है ना। कोई ना कोई राजा अपने आप को खुजवाने के लिए, या अपने आप को सेवा करवाने के लिए, या अपने आप को और ज्यादा अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ऐसे कुछ कार्य किया करता था। तो इन्होंने भी इस तरीके का कार्य यहाँ पे किया, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा का सारा जो कला और वास्तुकला के बारे में और डिटेल में बातें तो हमें 8वीं लेक्चर में करनी है। जो इंपॉर्टेंट कला और वास्तुकला जहांगीर के समय काल के अंदर आई वो ये है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके इंपॉर्टेंट है, और कहीं अगर मेंस में भी अगर आप डालना चाहो तो आप उसको भी मेंशन वहां पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अभी तक हम लोग ने जो भी 8-10 फैक्ट पढ़े जहांगीर के बारे में, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहांगीर के बारे में कोई बहुत बड़ी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। जहांगीर के काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी जगह जीती, क्या क्या जीत के चला गया, क्योंकि इसके समय में जीतने से ज्यादा इसने खोया। दक्कन के इलाके को इसने खो दिया, ठीक है। बोला जाता है दक्कन के इलाके के ऊपर पकड़ कमजोर हो गई थी इनकी, ठीक है। दक्कन का इलाका एक समय में विजयनगर बहमनी ये तो एम्पायर है, और इस एम्पायर के ऊपर मैंने आपको क्या बताया था कि अकबर बहुत ज्यादा संतुलन बना ले गया और उन राजाओं के ऊपर भी अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर ले गया था। लेकिन दक्कन के ऊपर जहांगीर के आते आते ये समय धीरे धीरे दक्षिण भारत मुगलों के हाथों से निकलता चला गया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रिलीजियस पॉलिसी में भी फेल हो गए जहांगीर। रिलीजियस पॉलिसी में क्यों फेल हो गए? गुरु अर्जुन देव की हत्या कर देना। गुरु अर्जुन देव की हत्या करने का मतलब एक पक्ष पूरा का पूरा एक धर्म के लोग आपके विरोधी हो गए, और उसी धर्म के विरोधी कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा। तो कई सारे लोग जहांगीर के यहाँ पे विरोधी हो गए, ठीक है। तो जहांगीर के विरोधी होने के नाते जहांगीर का समय काल भी आप देखो ज्यादा समय तक सरवाइव भी नहीं कर पाया। सन 5 से लेकर 27 तक जैसे तैसे इसने अपना जीवन काल यहाँ पे किया, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट इसके समय में यही है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसके समय में भारत के अंदर हो गई थी, जिसके बाद से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व भारत के ऊपर मजबूत करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये 8-10 फैक्ट है, मैं से जो भी याद करना चाहो आप लिख लेना। एक नाम और ध्यान रखिएगा, नूरजहां का, ठीक है। नूरजहां बेसिकली इनकी पत्नी का नाम है, ठीक है। और नूरजहां जानी इसलिए जाती है क्योंकि नूरजहां इनके राज्य में हस्तक्षेप करती थी। हस्तक्षेप करने का मतलब गलत वे में नहीं है। हस्तक्षेप करने का मतलब अगर राजा कोई भी किसी भी तरीके के डिसीजन लेने में उससे जरा भी त्रुटि होती थी तो उसमें सुधार करने के लिए नूरजहां हमेशा उन्हें राज्य के मामलों में सलाह दिया करती थी, ठीक है। तो नूरजहां काफी ज्यादा इस समय में इनको बादशाह बेगम के नाम से नवाजा था जहांगीर ने उस समय में, क्योंकि ये जैसे बादशाह का काम है पूरे सल्तनत को संभालना, वैसे बादशाह क्या करती थी, ये एक तरीके से पूरे सल्तनत के राजा को डिसीजन लेने के लिए संभाला करती थी, ठीक है। तो बादशाह बेगम के नाम से इन्हें जाना जाता था। इसीलिए जहांगीर एक चीज के लिए बहुत पॉपुलर था, अपने न्याय के लिए, ठीक है। न्याय के लिए बहुत जाना जाता था। भारत में एक शासक और था जो इसलिए पॉपुलर था, कौन था? पीछे हम लोग पढ़ के आए, न्याय के लिए जाना जाता था वो,
अपने न्याय के लिए बहुत पॉपुलर था। पीछे बढ़ के आए हैं हम लोग इसके बारे में मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन में पढ़ा। किसमें पढ़ा है कि न्याय के लिए बहुत पॉपुलर था वो शासक, न्याय के लिए जाना जाता था। तो बहुत सिंपल है। अशोक मध्यकालीन में, मैंने बोला भी मध्यकालीन में। कौन था वो शासक जो अपनी न्याय प्रणाली के लिए काफी पॉपुलर था? इल्तुतमिश। गुड, वेरी गुड। इल्तुतमिश का नाम तो सुना है सबने या भूल गए, ये पढ़े हो? सुना है ना इसके बारे में? है लाल वस्त्र पहन के लोग बाहर खड़े हो जाते थे, इल्तुतमिश इनको देखता था, बुलाता था, न्याय दिया करता था। ऐसे ही तो बताया था। तो न्याय प्रणाली के लिए कौन पॉपुलर था? इल्तुतमिश पॉपुलर था। ठीक है, रिवीजन नहीं करोगे यही होगा, थोड़े दिन में इल्तुतमिश का नाम भी भूल जाओगे। कोई था इल्तुतमिश, है ना, ऐसा लगेगा। दिल्ली सल्तनत तो दूर की बात है, नाम इसका भूल जाओगे तुम लोग। रिवीजन करा करो इसलिए। ठीक, चलो। तो बेसिकली न्याय के लिए जाना जाता था। जो दूसरा शासक मुगलों में बहुत इंपॉर्टेंट है वो जहांगीर है। ठीक है, क्योंकि इसने इस समय में आगरा के किले में जंजीर ए अदल बनवाया था। ठीक है, आगरा के अंदर जंजीर ए अदल पॉपुलर ही इसीलिए है क्योंकि वो न्याय देने के लिए एक पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म था। ठीक है, उस प्लेटफॉर्म पे किसी भी व्यक्ति को अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो उस व्यक्ति को बुला के उसको न्याय देने का कार्य किया जाता था। ठीक है, तो जंजीर ए अदल किसके द्वारा बनवाया गया था आगरा किले में? जहांगीर के द्वारा। किस लिए जाना जाता है? न्याय दिलाने के लिए जाना जाता है। लेकिन और ये न्याय दिलाता कौन था? जहांगीर का कार्य था ये न्याय दिलवाना। ठीक है, तो इसलिए जाना जाता था। ठीक है, मेहताब खान उनके सैन्य जनरल थे इस समय में, इन्होंने इनके खिलाफ में विद्रोह किया था और मेहताब खान ने खुसरो शाह का भी समर्थन किया था। खुसरो शाह को ये शासक बनाना चाहते थे। ठीक है, ये बंगाल के अंदर उस समय में गवर्नर थे। ठीक है, उस समय जनरल हुआ करते थे, इनके कमांडर इन चीफ भी थे और इन्होंने अपने ही राजा को यहाँ पे धोखा देने का प्रयास किया था। तो एक नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है मेहताब खान का। ठीक है, अब इसमें लिखो जैसे जैसे मैं बताऊं वो फैक्ट लिख लो इसके अंदर जो जो मैंने बताया, वरना फिर भूल जाओगे तुम लोग। सुना हुआ याद तो रहता ही नहीं है तुम लोग। है लिखो जहांगीर के बारे में। और जहांगीर के बारे में 1605 से लेकर 1627 का समय काल है। 5 से 27 का समय काल। जहांगीर को डैश लगा के आप लोग विश्व विजेता के नाम से भी लिख लीजिएगा या वर्ल्ड ग्रेस्पर के नाम से जाना जाता था। इसे वर्ल्ड ग्रेस्पर के नाम से जाना जाता था, विश्व विजेता जिसको बोला जाता है। 1606 डैश लगा के लिख लो इसमें। खुसरो शाह का विद्रोह, खुसरो शाह का विद्रोह, खुसरो शाह का विद्रोह, गुरु अर्जुन देव का समर्थन, गुरु अर्जुन देव का समर्थन, ये आगे लिखना। राजकुमार खुसरो की पराजय, राजकुमार खुसरो की पराजय, राजकुमार खुसरो की पराजय, एवं गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड, एवं गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड। ठीक है, इसमें एक फैक्ट और लिख लो। जहांगीर के शासनकाल के दौरान, जहांगीर के शासनकाल के दौरान
दक्कन में मुगल क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई। दक्कन में मुगल क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई। जिस कारण दक्कन का क्षेत्र मुगलों की अधीनता से फिसलता गया। नीचे लिखना है 1608 भारत में अंग्रेजों / ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। आगे इसमें लिखना कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो ने भारत में जहांगीर के समयकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव को मजबूत किया। लाहौर में मोती मस्जिद, कश्मीर में शालीमार और निशांत उद्यान की स्थापना जहांगीर के समयकाल में हुई। राजा के सिंहासन के पीछे दिव्य रोशनी के रूप में हेलो का सिंबल का उपयोग शुरू हुआ। अगला जहांगीर का समयकाल कला एवं वास्तुकला का काल था। उसने पुष्प डिजाइनों से पुष्प आकृतियों से दीवारों को सजाना शुरू किया।
कीमती पत्थरों, जो कीमती पत्थरों, इट्रादुर्रा, कीमती पत्थरों, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इट्रादुर्रा से बने होते थे, से बने होते थे। हाँ, कला का स्वर्ण का कह सकते हैं इसको, वास्तुकला का इतना नहीं कह सकते, कला का ज्यादा है। वास्तुकला का स्वर्ण का शाहजहां के काल का। आगे इसमें लिखेगा 1611 में, 1611 में जहांगीर का विवाह, जहांगीर का विवाह मेहरुन्निसा से हुआ, मेहरुन्निसा से हुआ। जिसको नूरजहां के नाम से जाना जाता है, जिसको नूरजहां के नाम से जाना जाता है। उसने दरबार में फारसी कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। फारसी कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। जहांगीर को न्याय के दूत के, जहांगीर को न्याय के दूत के रूप में, न्याय के दूत के रूप में जंजीर-ए-अदल की वजह से जाना जाता है। जंजीर-ए-अदल के न्याय के रूप में जंजीर-ए-अदल की वजह से जाना जाता है, वजह से जाना जाता है। महावत खां, लास्ट पार्टिसिपेंट, महावत खां जो उसका सैन्य जनरल था, महावत खान जो उसका सैन्य जनरल था, महावत खान जो उसका सैन्य जनरल था, उसने उसके खिलाफ विद्रोह किया था, 1627 में जहांगीर की मृत्यु कश्मीर से लाहौर के रास्ते में, कश्मीर से लाहौर के रास्ते में हुई। लाहौर में उसका मकबरा बनवाया गया।
लाहौर में उसका मकबरा बनवाया गया। ठीक है, तो जहांगीर के समय काल के लिए इतना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, जहांगीर के बाद में अगला शासक, ठीक है, तो जो कि जहांगीरी याद रखिएगा, ये एक आत्मकथा है फारसी में, किसके द्वारा? स्वयं इसी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, जहांगीर के द्वारा इसको ही लिखा गया था, तो इसको बोला जाता है तुजुके जहांगीरी। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना तुजुके बाबरी या बाबरनामा, है ना, तो वो वाली जो लिखी गई थी वो बाबर के द्वारा स्वयं लिखी गई थी, इसलिए उसकी आत्मकथा हो गई। आत्मकथा यहाँ पे जहांगीर के द्वारा स्वयं लिखी गई थी, तो ये जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी कहलाएगी। ठीक, इसके बाद में अगला शासक शाहजहां, 1628 से लेकर 58 का समय काल है। ठीक है, 28 से 58 का समय काल इसलिए लिखा गया क्योंकि 28 का स्टार्ट है दिसंबर, लास्ट 27 का है, इस वजह से हमने इसको टाइम को ऐसा ले लिया जिससे सेफ रहे कर लो। तो 28 से लेकर 58 तक का समय काल, और इस समय काल के अंदर अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है शाहजहां। ठीक है, और शाहजहां बेसिकली पॉपुलर है अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए। अभी हमने पीछे देखा जिस तरीके से जहांगीर अपनी कला के लिए पॉपुलर थे, उसको कला का स्वर्णकाल आप बोल सकते हो, वैसे ही शाहजहां के समय काल को आप वास्तुकला का स्वर्णकाल बोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली वो जो थे वो अपने कल्चर के लिए या आर्ट्स के लिए जाने जाते थे, और ये अपने आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते थे। तो जितने भी आर्किटेक्चर इनके समय काल में बने, जिसके दौरान बने, उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर ताजमहल हुआ, नो डाउट, है ना। तो इस वजह से इनके समय काल को स्वर्णकाल ऑफ वास्तुकला बोल दिया गया। ठीक है, तो स्वर्णकाल बोला जाता है वास्तुकला का शाहजहां के समय काल को। ठीक है, शाहजहां के समय काल को बेसिकली हम लोग इसलिए भी जानते हैं कि जैसा भी हमने पीछे देखा, जहांगीर के समय काल के अंदर थोड़ा बहुत सेकुलरिज्म का अभाव दिखाई देता है, सहिष्णुता का अभाव इस वजह से दिखाई दिया क्योंकि उसने गुरुदेव जो अर्जुन देव थे उनकी हत्या करवा दी थी, है ना। तो थोड़ी बहुत सहिष्णुता वहां पे खत्म होती दिखाई देती है, लेकिन शाहजहां के समय काल में ये सहिष्णुता बरकरार हो गई। वापस से इसने आकर क्या करा, तमाम तरीके के जो रिलीजियस ग्रंथ थे, भगवत गीता हो गई आपकी, या जो भी रिलीजियस ग्रंथ उस समय में दूसरे धर्मों के पॉपुलर थे, उन धर्मों के सारे रिलीजियस ग्रंथों को कन्वर्जन कराना शुरू किया और पब्लिक तक पहुंचाना शुरू किया, जिससे लोग भगवत गीता के बारे में भी जाने, उसके बारे में भी स्टडी करें और सब उसका ज्ञान लेना शुरू करें। ठीक है, शाहजहांनामा बेसिकली इनायत खान के दरबार के कवि हैं जिनके द्वारा लिखा गया था शाहजहांनामा, और शाहजहांनामा के अंदर सारी स्टोरी लिखी है, मुमताज महल, शाहजहां कैसे शासक बने और किस तरीके से उन्होंने अपने समय काल में तमाम जगहों को जीता। ठीक है, तो शाहजहां अपनी वास्तुकला के लिए नो डाउट थोड़ा बहुत पॉपुलर थे। ठीक है, तो बेसिकली ये 1631 में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से परेशान थे। इनकी मुमताज महल जो पत्नी थी, 1631 में राज्य अभिषेक होने के बाद ही इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। कितने समय बाद? मात्र 3 साल बाद। ठीक है, और 3 साल के बाद मृत्यु के बाद में ये उससे प्रेम लगाव इतना ज्यादा था इनका कि ये चाहते थे कि कोई ना कोई ऐसी निशानी या सिंबल में ऐसा दुनिया में छोड़ के जाओ जिससे पूरी दुनिया याद रखे कि शाहजहां और मुमताज की एक स्टोरी ये थी और हमारी स्टोरी थी। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी कोई लव स्टोरी नहीं है जिसके बारे में आप हीर रांझा, लैला मजनू सुनते हो, है ना। ऐसी कोई लव स्टोरी नहीं है किसी तरीके की, सिर्फ और सिर्फ लोगों दुनिया के सामने एक सिंबल रखना था, एक सिर्फ और सिर्फ निशानी रखनी थी कि हाँ कोई राजा अपनी बेगम के लिए या अपनी वाइफ के लिए भी कुछ करके गया। ठीक है, इसके बाद में भी शाहजहां ने दूसरी, तीसरी, चौथी शादियां करी है ना। ऐसा नहीं है कि बस मुमताज महल से हो गई, निपट गया तो काम खत्म हो गया ना, वो अकेले नहीं चाहिए, उसके बाद में भी और आए ऑप्शन। ठीक है, और ऑप्शन को उन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, और उसके बाद में भी इनका समय काल चलता गया। मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवा देना इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वो अपना सबसे घनिष्ठ अगर किसी को समझते थे तो मुमताज महल को इसलिए समझते थे क्योंकि राज्याभिषेक से लेके और उससे पहले के जितने भी स्ट्रगल हैं उन सारे स्ट्रगल में ये उनके साथ में रही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राज्य दिलाने में, है ना, जैसे कल को आप IAS बन जाओ,
है ना। और कोई लड़की आपके साथ में लगातार लगी हुई है प्रयास करने में, भैया हमारी वजह से बन गए, है ना, तो आप उसको सम्मान देने के लिए कुछ तो करोगे, नाम ही ले दोगे कहीं ना कहीं जाके, है ना, इसकी वजह से मैं हो गया। तो इनका तरीका था सम्मान देने का, इन्होंने ताजमहल के नाम पे उसको सम्मान दे दिया, है ना, जो निशानियां आज के समय में जानी जाती है। वरना इतनी कोई बड़ी स्टोरी नहीं है जिसके बारे में आप लोग सुनते रहते हो, जानते रहते हो, ठीक है। तो बेसिकली इनके अभियान इंपॉर्टेंट है। अब अभियान के बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने जो अभियान करे उस अभियान के तहत इन्होंने भारत के जो क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अंदर खो चुके थे या थोड़े बहुत चले गए थे, उन क्षेत्रों को वापस से ग्रैस्प करने का प्रयास किया, ठीक है। तो शाहजहां जो जाने जाते हैं वो बेसिकली जाने जाते हैं यहाँ भारत के अंदर कुछ लड़ाइयों के लिए और कुछ चीजों के लिए जिसके लिए ये पॉपुलर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन 1658 का है, जो टैवेनियर के ने लिखा था इसके बारे में। टैवेनियर ने इसके बारे में लिखा था वॉर ऑफ सक्सेशन के बारे में, जिसमें बताया गया इस समय में कि शाहजहां की मृत्यु के बाद में, शाहजहां के बाद में किस तरीके से या शाहजहां के समय काल में किस तरीके से संघर्ष हुआ है मुगलों की पूरी श्रृंखला टूटने का, ठीक है। तो ये शाहजहां के समय काल में ये पूरा का पूरी श्रृंखला टूट गई। जैसा आप देख रहे हो 1628 से लेकर 58 तक समय काल है इनका, और ये अपने समय काल के अंदर कई सारे क्षेत्रों को जीतते हैं। जैसे यहाँ पे भी आपको कुछ क्षेत्र मिलेंगे, लेकिन यहाँ भारत के अंदर एक फ्रेंच ट्रैवलर आया था इस समय में। उस फ्रेंच ट्रैवलर ने कुछ संघर्ष देखे, मुगलों के आपसी संघर्ष, और मुगलों के आपसी संघर्ष को देख के वो हैरान रह गया। वो हैरान इसलिए रह गया क्योंकि बाप बेटे से लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, और सब आपस में एक दूसरे से लड़के सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहते हैं, है ना। तो इस संघर्ष को उसने इन सारी की सारी लड़ाइयों के तौर पर यहाँ पे मेंशन किया है। इतनी इंपॉर्टेंट लड़ाइयां हैं कि 10 बार प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी हैं। मेंशन द फॉलोइंग बैटल्स करके, या फिर इन बैटल्स को मैच द फॉलोइंग में किसी ना किसी तरीके से पूछा ही गया है, ठीक है। जैसे पहली लड़ाई यहाँ पे आपको दिख रही है, वो है बहादुरगढ़ की लड़ाई 1658। शाहजहां का समय काल अंत में है 1658, है ना। और अंत में क्यों है? क्योंकि इस समय में शाहजहां अब इस काबिल नहीं बचा था कि वो अपना साम्राज्य आगे बढ़ा पाए, ठीक है, बूढ़ा हो चुका था, है ना। और ये बात इसके बेटों को सबको पता थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका? औरंगजेब का। यहाँ देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो इन बैटल के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए हुआ क्या, बेसिकली बहादुरगढ़ की जब लड़ाई हुई है 1658 है। देखिए इसमें सबसे जो गंभीर बात ये सारी लड़ाइयाँ 1658 की है, ठीक है। और ये मैं आ जाती है क्रोनोलॉजी लगाने को, क्रोनोलॉजी लगाइए इन सारी लड़ाइयों की, ठीक है। तो 1658 की सारी लड़ाइयाँ, इसलिए हमें याद रखना पड़ता है इसमें मन। पहली लड़ाई फरवरी में, दूसरी अप्रैल में, फिर मई में और फिर जुलाई में, ठीक है। तो ये सब लड़ाइयाँ हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखनी पड़ती है। जिसमें पहली लड़ाई बहादुरगढ़ की लड़ाई है, जिसमें सुलेमान शिको और जयसिंह वर्सेस शाह शुजा के बीच की ये लड़ाई है, ठीक है। अब ये देखिए जयसिंह नो डाउट कौन होंगे? राजपूत हैं, ठीक है, ये राजपूत है। और ये राजपूत के तौर पर यहाँ पे सुलेमान शिको का साथ देते हैं। सुलेमान शिको की अगर मैं बात करूं तो अभी आप एक नाम सुनोगे दारा शिको का, ठीक है। दारा शिको का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जानते होंगे कौन है दारा शिको। औरंगजेब का भाई था, मतलब शाहजहां का पुत्र है। शाहजहां के दो पुत्र जिनके यहाँ पे नाम आ रहे हैं, कौन कौन है? औरंगजेब और दारा शिको, ठीक है। ये दोनों इसके पुत्र हैं। दोनों के अंदर एक बैटल वॉर हो रहा है कि कौन शाहजहां की गद्दी को छीनेगा। शाहजहां बूढ़ा हो चुका है, शाहजहां के हाथ में सत्ता संभालने के लिए अब कुछ नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, आपस में बैटल करना शुरू कर देते हैं, उसके जीते जी कि जो जीतेगा वो गद्दी को ले लेगा, ठीक है। वो अभी सत्ता पे काबिज ही है, और सत्ता पे काबिज होने के बाद भी उसके बैटल्स देखने को मिलते हैं, ठीक। तो पहला बैटल शाह शिको और जयसिंह वर्सेस शाह शुजा के बीच में होता है। सुलेमान शिको है कौन? ये दारा शिको का भी पुत्र है। मतलब अगर मैं बोलूं तो शाहजहां का कौन हुआ? पोता हुआ, ठीक है। तो शाहजहां का पोता कौन? यहाँ पे सुलेमान शिको और जयसिंह एक टीम में लड़ते किसके? शाह शुजा के। शाह शुजा ये कौन है? ये बेसिकली औरंगजेब का एक और भाई है, ठीक है। औरंगजेब का एक और भाई, ब्रदर है उसका, ठीक है। तो शाह शुजा कौन है? उसका ही एक ब्रदर है, ठीक। तो ये संघर्ष देखो सारे के सारे फैमिली स्ट्रगल है। इसमें रिलेशनशिप याद रखनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वरना पता नहीं चल पाएगा कि अंत में कौन जीता, है ना, और किससे किससे लड़ाई हुई। मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ? सुलेमान शिको
और जय सिंह वर्सेस शाह शुजा के बीच की लड़ाई है। शाह शुजा शाहजहां का बेटा, अभी से इतना याद रखो कौन है, शाहजहां का बेटा वर्सेस शाहजहां का पोता, ठीक है, शाहजहां का बेटा वर्सेस शाहजहां का पोता, इन दोनों के बीच में बैटल हो रहा है, जिसमें इनका साथ कौन दे देते, जय सिंह दे देते, ठीक है। ये बैटल यहाँ पे बेसिकली कौन जीत जाता है, सुलेमान शिको जीत जाते हैं, ठीक है। सुलेमान शिको को जय सिंह का साथ मिला हुआ तो सुलेमान शिको यहाँ जीत जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, फिर फरवरी के बाद ही दूसरी लड़ाई होती है अप्रैल 1658। अप्रैल 1658 में अब यहाँ पे जसवंत सिंह और दारा शिको आ जाते हैं। यहाँ पे दारा शिको बोलते हैं कि दारा शिको सुलेमान शिको को शांत कर देता है, ठीक है। क्यों शांत कर देता, क्योंकि दारा शिको का पुत्र है सुलेमान शिको, चाहे सुलेमान गद्दी पे बैठे चाहे दारा शिको गद्दी पे बैठे, एक ही बात है, ठीक है। तो दारा शिको इनको शांत करके बैठा देते, कहते तुम बैठो, अब मैं देख लूंगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो दारा शिको वॉर में कूद जाते हैं और ये जसवंत सिंह का साथ लेते हैं, राजपूतों का साथ इनके साथ होता है, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट में लड़ते हैं, औरंगजेब और मुराद, ठीक है। औरंगजेब और मुराद कौन है, ये दोनों भी शाहजहां के पुत्र हैं। कौन है ये दोनों, शाहजहां के पुत्र हैं, ठीक। तो हमने कौन कौन से पुत्र देख लिए, एक शाह शुजा पुत्र हो गए, एक दारा शिको पुत्र हो गए, एक औरंगजेब हो गए और एक मुराद हो गए, ये 4 पुत्र हो गए, ठीक है। तो ये बैटल बेसिकली जसवंत सिंह और दारा शिको वर्सेस औरंगजेब और मुराद के बीच में होता है, ठीक है। इस बैटल में कौन जीता, औरंगजेब और मुराद इस बैटल को जीत जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सामूगढ़ की लड़ाई होती है मई के अंदर, और इस लड़ाई के अंदर औरंगजेब और मुराद है, ठीक है। और इनके साथ में कौन आ जाते हैं, शाह शुजा, कौन से वाले, जो पहले में हार गए, ठीक है, जो पहली वाली लड़ाई में हार गए थे वो शाह शुजा इनके साथ में आ जाते हैं। और ये वर्सेस किसके हो जाता है, दारा शिको और यहाँ पे जय सिंह, ठीक है। जय सिंह कौन, ये जय सिंह जो उस समय जीते थे, ठीक है। तो जय सिंह यहाँ पे आ जाते हैं इस लड़ाई के अंदर, और औरंगजेब मुराद शाह शुजा वर्सेस दारा शिको और राजा जय सिंह के बीच में लड़ाई होती है। कौन जीतता है इसमें, औरंगजेब की आर्मी अगेन फिर इस वॉर को जीत जाती है। तीसरी लड़ाई जो थी ये एकदम वो लड़ाई थी कि अब डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ से ये होगा कि कौन जीतेगा और कौन अब शासन करेगा, ठीक है। तो इस लड़ाई को हम लोग खजवाह की लड़ाई या देवराई की लड़ाई बोलते हैं। इस लड़ाई के अंदर औरंगजेब की आर्मी सीधा सीधा दारा शिको की आर्मी से भिड़ जाती है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ये लड़ाइयां जितनी भी है ये सिर्फ 2 पार्टी की हैं, एक औरंगजेब है और एक तरफ दारा शिको है, ठीक है। क्योंकि दारा शिको पहले अपने बेटे को भेजता है फिर खुद आता है, और हर वॉर में वर्सेस दारा शिको ही आपको दिखाई देगा औरंगजेब के, ठीक है। अब औरंगजेब के साथ में कौन कौन है ये हमें याद रखना है, दारा शिको के साथ में कौन कौन है ये हमें याद रखना है, ठीक है। दारा शिको क्योंकि एक बहुत ही सहिष्णु व्यक्ति था, ठीक है, बहुत ही सेकुलर व्यक्ति था, वो हर तरीके के धर्म का मान सम्मान करता था और पूरी तरीके से देश के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का भी प्रयास करना चाहता था। तो जितने भी हिंदू शासक उस समय में थे भारत के अंदर सब यही चाहते थे कि दारा शिको बने शासक, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हमने औरंगजेब का कैरेक्टर देखा है। औरंगजेब का कैरेक्टर एक कट्टरवादी शासक के तौर पर दिखाई दिया है। सेकुलरिज्म की उसके अंदर कोई किसी भी तरीके की कोई भी आपको नीति दिखाई नहीं देगी। तो इस वजह से कोई नहीं चाहता था, कोई भी हिंदू शासक या अन्य धर्म का शासक, कि औरंगजेब यहाँ पे शासक बने। तो आप जब भी देखोगे दारा शिको को हमेशा राजपूतों का समर्थन क्यों मिल रहा है, क्योंकि दारा शिको एक सेकुलर व्यक्ति भी था और लोग चाहते नहीं थे औरंगजेब शासक बने, ठीक है। तो होता क्या है, बेसिकली औरंगजेब की आर्मी दारा शिको की आर्मी से लड़ती है, यहाँ भी औरंगजेब विजयी हो जाता है। और औरंगजेब की विजय यहाँ पे क्या करती है, 1658 में शाहजहां के बिना मरे भारत के अंदर अगला शासक नियुक्त कर देती है, ठीक है। औरंगजेब जाता है दिल्ली की गद्दी पे, शाहजहां को कैद करता है और कैद करके डाल देता है कालकोठरी में, ठीक है। कालकोठरी में डाल देता है कैद करके और कहता है बस तुम्हारा हो गया, अब इससे ज्यादा हम नहीं झेल पाएंगे तुम्हारी वास्तुकला, ठीक है। बहुत कर लिए तुमने मॉन्यूमेंट, बहुत ताजमहल बना लिए। कारण यही था, उसको ऐसा लगता था कि ये अपनी किसी और जीवन में विलासिता में गुम हो गए, ठीक है। और ऐसी जीवन में गुम हो गए जिसमें लोगों का भला नहीं है, जनता के लिए कार्य नहीं कर रहे, धर्म के लिए कार्य नहीं कर रहे, तो ऐसे व्यक्ति को गद्दी पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो अपने पिता को अरेस्ट करके डाल देता है कालकोठरी में और शासन अपने हाथों में ले लेता है, ठीक है। और डालता कहाँ है, बड़ा ही निर्दयी आदमी था। डालता भी कहाँ है, डालता है आगरा के पास में जहाँ से ताजमहल दिखा करता था, ठीक है। और उल्टी सी विंडो खोल देता है, ठीक,
मतलब जो होता है ना कि एक छोटा सा विंडो काट के खोल भी देता, जो एग्जॉस्ट होता है बेसिकली, और कहता देखते रहो बैठ के, वही बनाए थे ना ताजमहल, और जब तक मर ना जाओ तब तक देखते रहना बैठ के, ठीक है। उसी कालकोठरी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और शाहजहां आजीवन फिर उसी कालकोठरी में रहे और औरंगजेब यहाँ पे शासन अपना स्थापित कर लेता है, ठीक है। औरंगजेब का शासन पूरा का पूरा अभी आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, बट थोड़ा सा अब यहाँ पे ये वॉर ऑफ सक्सेशन से एक बात पता चली कि शाहजहां ने अपने समय काल के अंदर ज्यादा समय अपनी वास्तुकला को दे दिया, है ना। वास्तुकला या आर्किटेक्चर के अंदर उसने क्या करा, उसने बेसिकली कह सकते हो आप कि जनता से जितना टैक्स का कलेक्शन होता था, जनता से जितना भी पैसा आता था, या जो भी पैसा ये अर्न करते थे, वो सारा का सारा पैसा उठा के मॉन्यूमेंट्स में लगा देता था, ठीक है। अब उससे क्या होता था, लोगों की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पा रहा था ज्यादा अच्छे से। ये बात औरंगजेब से नागवार थी, इवन नारा शाह को भी इस बात से परेशान था, वो भी शासन अपने हाथ में लेना चाहता था, ठीक है। तो दोनों लोग शाहजहां को यहाँ से गद्दी से हटाना ही चाहते थे, बट फाइनली हमने देखा कि ये पूरा का पूरा इनके हाथों में शासन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें, इसकी दक्कन नीति कुछ हद तक सफल रही। अभी हमने पीछे देखा था जहांगीर की असफल थी पूरी तरीके से, प्रयास उसने किए भी नहीं और सफल भी नहीं हुई। इसकी दक्कन नीति सफल रही क्योंकि इसने अहमदनगर की सेना को भी हराया और साथ ही साथ में बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों या सम्राटों के साथ में संधि हुई, और उस संधि से क्या हुआ, बीजापुर गोलकुंडा के शासकों ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया शाहजहां के सामने, ठीक है। बीजापुर, गोलकुंडा, विजयनगर, बैरमनी, ये सब एम्पायर दक्षिण के बहुत बड़े एम्पायर थे। अहमदनगर के अंदर बड़े एम्पायर बनने शुरू हो गए थे। रीजनल शक्तियां, क्षेत्रीय शक्तियां टूट टूट के बिखर के कई सारी शक्तियां बन गई थी उस समय। इन सारी शक्तियों को वापस से अपने कंट्रोल में लेने वाला कौन शासक था, शाहजहां था, ठीक है। तो शाहजहां ने एक नई परंपरा दक्कन नीति की शुरू कर दी थी भारत के अंदर, कि दक्षिण के ऊपर कंट्रोल अब मुगलों का अगला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अभी इससे पहले आपने अकबर को भी देखा, जहांगीर को भी देखा, इन्होंने दक्षिण तक गए तो जरूर, लेकिन दक्षिण पॉलिसी पे इतना ध्यान नहीं दिया कि हमें दक्षिण को जीत के भारत के अपने ही राज्य में मिलाना है, ठीक है। इसने ये परंपरा डाल दी जिसकी वजह से आगे औरंगजेब बर्बाद हो जाएगा। अभी आप इसी की वजह से देखोगे औरंगजेब आगे चल के अपने साम्राज्य को खो देगा, ठीक है। इसके बाद में बेसिकली हम लोग अगर देखें, लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, ठीक है, ये बेसिकली इतने इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आज के समय में भी जो आप देखते हो, इसके समय में अपने चरम पे थे, ठीक है। इनके ऊपर बहुत खर्चा किया इसने, मैं वही बता रहा हूँ कि इसने मॉन्यूमेंट्स पे बहुत खर्चा किया और सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स को इसने यहाँ पर स्टार्ट किया, ठीक है। शाहजहां के अधीन एक परंपरा शुरू हुई थी और वो परंपरा थी चाहर तस्लीम या जमीन बोस करके बोला जाता था, ठीक है। जैसे पैबोस हम लोग एक सुने थे, है ना। पैबोस का मतलब पैरों को चूमना होता था और जमीन बोस का मतलब क्या होता था, जमीन को चूमने की परंपरा। इसका एक बेसिकली काम ये था, मतलब ये कि एक तरीके से शासक के सामने अपना सलाम पेश करना या उसको सम्मानित करना, या जब भी आप उसके सामने आओ तो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दिखाओ, और उस रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए ये क्या करता था, जमीन पे गिरा के चुम्बा लिया करता था जमीन, है ना। तो ये एक अलग तरीका था इसका अपना सम्मान दिखवाने का, ठीक है। तो ये बेसिकली अलग अलग तरीके के अलग अलग नमूने हैं, पूरे के पूरे देख रहे हो आप, है ना। कोई पैबोस कह देता है, कोई जमीन बोस कह देता है ना। सम्मान ऐसे थोड़ी दिखाया जा सकता, सम्मान के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से सत्कार कर सकते हैं लोग, लेकिन ये अलग ही परंपरा चलाते थे। और परंपरा चलाने के पीछे ये नहीं था कि शाहजहां अपने आप को बहुत ही उच्च या सुप्रीम दिखाना चाहता हो सकता है एक ऐसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आगे जब वो लोग इतिहास पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक नई परंपरा लोगों को पता चलेगी कि शाहजहां ऐसा करवा के गया था, है ना। बताओ कितना बड़ा काम करके गया था, और हम यहाँ गाली दे रहे हैं बैठ के, बताओ कैसा काम करके गया, है ना। मुझे लगा था बड़ी तारीफें होंगी मेरी इस बात को लेकर, ठीक है। तो उस समय के जो बातें थी वो कहीं ना कहीं आज के समय में सही सिद्ध नहीं होती, ठीक है। ये उस धर्म को मानने वाले लोग हैं जिस धर्म के अंदर सजदा या फिर ऐसी जो भी प्रणाली है, उस प्रणाली को ईश्वर के अलावा किसी के भी अधीन करना पाप माना जाता है, ठीक है। और यही लोग अलाउ कर रहे हैं कि जमीन को चूमो, सजदा करो, ऐसा करो वैसा करो शासक के सामने, है ना। तो ये गलतियां कुछ इनकी हैं जो इस समय में दिखाई देती है। अपने धर्म का प्रयोग इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तौर पे किया होगा, इतनी बात तो अभी भी आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। ये धर्म का प्रयोग ऐसा नहीं था कि धर्म का वर्चस्व पूरी दुनिया में या पूरे भारत में फैलाना चाहते होंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बाबर बताया था आपको, है ना। बाबर ने क्या बोला था, जिहाद करो,
है ना, जिहाद करवाओगे, बोला जिहाद करवाओगे, जिहाद का मतलब कोई भारत में जानता नहीं, तुम जिहाद बोले दे रहे हो, तो लोग गलत सेंस में तो लेके जाएंगे उस जिहाद वर्ड को, तो वो गलत सेंस में चलता चला गया। तो धर्म का प्रयोग इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक चमक के लिए किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुगलों ने अपनी आस्था लोगों के प्रति प्रॉपर तरीके से खो दी। आने वाले समय में लोग भी नहीं चाहते थे कि ये हमारे शासक बने। 1947 में जब भारत को आज़ाद किया जा रहा था 1947 में, तो 1947 में अंग्रेजों ने सबसे पहले भारतीयों से ये बोला कि हम जिससे सत्ता लिए थे हम उसी को सत्ता देके जाएंगे। किससे सत्ता लिए थे? मुगलों से, है ना। तो मुगलों से सत्ता लिए थे, बोले मुगलों से सत्ता ली थी, मुगलों को देके जाएंगे, फिर मुगल जिसको चाहे उसको ट्रांसफर कर दे, ठीक है। तो बोले हमारे लिए तो एथिकल यही है, ठीक है। तो उस समय में जितने बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियन थे या जो लोग भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके जवाहरलाल नेहरू तक, इन सब लोगों ने मुगलों के पास जाके इस बात को लेकर आग्रह किया था, ठीक है। ऐसा नहीं है मुगल खत्म हो गए बहादुर शाह जफर के बाद में, उनकी पीढ़ी चली आई, ठीक है। तो वो पीढ़ी चली आई, उनके पास में जाके उन्होंने बोला कि भाई अब मुगल सत्ता अगर वापस से स्टैब्लिश होगी तो फिर डेमोक्रेसी जैसा जो रूप पूरी दुनिया में इस समय में बन रहा है वो बिगड़ जाएगा, और हम क्या पूरी दुनिया इस समय डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है, मोनार्की कोई नहीं चाहता, है ना। तो जनता खिलाफ हो गई सारे के सारे शासकों के। जनता ने बोला गांधी जी सही कह रहे हैं, जनता ने बोला सरदार भाई पटेल सही कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू सही कह रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद सही कह रहे हैं, ये लोग सही कह रहे हैं, डेमोक्रेसी आनी चाहिए। उस समय मुगलों को किसी ने स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो आप खुद समझो कि जनता इतना अगेंस्ट में लगभग उस समय तक भी थी कि वो मुगलों को वापस से स्वीकार करना नहीं चाहते थे। एक समय को वो अंग्रेजों की टॉर्चर्स झेलने को तैयार थे, लेकिन मुगलों को वापस से सत्ता देने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि मुगलों ने कितना ज्यादा यहाँ पे नुकसान अपने आप या फिर जनता के प्रति वो विश्वास खो दिया होगा, ठीक है। औरंगजेब तक तो फिर भी ठीक ठाक है, 1707 तक, ठीक है, शासन चला ठीक ठाक तरीके से चलता रहा। औरंगजेब के बाद में मुगलों ने अपने आप खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार के सब खत्म कर दिया। लेटर मुगल्स, जिनको हम लोग उत्तरकालीन मुगल काल कहते हैं, और उत्तरकालीन मुगल काल के अंदर जितने भी मुगल आए वो मुगल इतने भी सक्षम नहीं थे कि वो अपने साम्राज्य में अपने घर का भी खर्चा चला पाए, तो फिर पूरे के पूरे देश का खर्चा कैसे चलाएंगे या शासन कैसे चलाएंगे, है ना। तो उनको ये तरीके ही नहीं पता थे, किसी ना किसी के हाथ की कठपुतली बने हुए थे, काम करा करते थे। और खुद क्या करते थे, बाजार में बैठ के मुर्गे लड़ा, ठीक है, ये सारे काम किया करते थे वो बैठ के, है ना। तो वो इन सारी चीजों में इतना गुम गए कि जिसकी वजह से उन्होंने अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो भी ये रिस्पेक्ट थी ये सब खो दे। तो बेसिकली शाहजहां के बारे में इनका मॉन्यूमेंट से इनको बेसिकली जाना जाता है। और ये वॉर्ड्स देखिए जरूर याद रखिएगा, वास्तुकला के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वास्तुकला के नाम पे आप लोग इनकी ये चीजें याद रख लीजिए, लिख लीजिए इनके बारे में, शाहजहां के बारे में 1628 से 1658, 1628 से 1658। वास्तुकला लिख लो इनकी बस, बाकी तो चीजें इतनी इम्पोर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो बस लिख लो, ये पता होना जरूरी है। बाकी कुछ होगा तो मैं भी बता रहा हूँ, लिखा चार फैक्ट और होंगे वो लिखा। बनने में बहुत टाइम लगा था, इसलिए इसका मॉन्यूमेंट की शुरुआत हुई ढाका में रहती है, टाइम बहुत। हाँ पूरा कंप्लीट होने में इसको 20 साल है।
फजीलत अकेले इतना तो तुम्हें पता है अकेले कुछ तो ऐसे रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं अपने सहपाठियों के साथ रहते सर दिखता कुछ है होता हो जा रहा है। ये जो दिखता है वही होता है। ज्यादा उसमें मत रहो दिखता दिखता होता है। वैसे नलायक तो तुम लोग बहुत हो। तुम लोगों ने एक बार भी रिक्वेस्ट नहीं करी कि अभिषेक सर को बुला के एटलीस्ट प्रिंसिपल एक सेशन कराओ। 15 मिनट 20 मिनट का 40 मिनट का एक बार कभी बोल ही देते तो एक सेशन हो जाता। तुम लोग तो नहीं हो जाता। PCS का एग्ज़ाम नहीं आया तुम लोग के, वहाँ पे काउंसलिंग मिल जाती, वो भी नहीं। चलो छोड़ो, एक और काउंसलिंग, क्योंकि अभी वो प्रेजेंट है यहाँ पे, बाद में जब हो जाएगी ज्वाइनिंग तो कहाँ यहाँ पे मस्त में रह पाएंगे। तुम लोग को ये काम करना चाहिए था। बताओ, विभाग प्रयास करने में लगा पड़ा इतना कि सब बच्चों से आके इंटरेक्ट कर लीजिए, आ जाइए। और तुम लोग एक बार नहीं बोले हो अभी तक कि सर एटलीस्ट, मतलब जो आया पढ़ाया चला गया, उसके बाद तुम लोग भूल जाते हो कि हाँ इस व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ किया है, कम से कम कुछ तो किया ही होगा। भूल जाते हो, चलो नया आया ये वाला सही है, इसी से पढ़ लेते हैं, है ना? यही वाला चलता है तुम लोग का हिसाब। ऐसे थोड़ी होता है। कम से कम जो व्यक्ति कुछ तो अलग होगा, वो व्यक्ति और सबसे मुझसे भी कुछ अलग ही है ना, तभी वहाँ उस पोजीशन पे, तो उससे आपको जो मौका मिल रहा है उसको तो उपयोग कर सकते हैं। पीलीभीत तो छोड़ो, वो बरेली के अंदर अपनी इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं क्योंकि बरेली वाले रिस्पेक्ट कर रहे हैं उनकी बहुत गजब तरीके से। डेली अपना सुबह से लेकर शाम को बरेली में गुजार रहे हैं बच्चों के बीच में, ठीक है? क्यों गुजार रहे हैं? क्योंकि बच्चे उनको बैठने नहीं देते। नहीं सर आइए, कोऑर्डिनेटर ने वहाँ की आफत कर रखी है कि बुलाइए सर, हमें चाहिए, अभिषेक से चाहिए। और वो उनको दो 3 क्लास पढ़ा रहे हैं ऐसे में वहाँ पर क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि डिमांड होती है ना जब इसका तरीके की, तो इंसान आता है ऐसी चीज़ होती है। तुम लोग बता कौन सी मिट्टी के बने, जो मिट्टी के बने भी नहीं पता, आग वाग से तुम बने। अगर इतना लिख लिया तो 1-2 पॉइंट और लिख लो। इसके बाद में 2-3 पॉइंट बस लिखने, और ये तो आपने लिख ही लिया होगा। बेसिकली देखो, वास्तुकला बहुत इंपॉर्टेंट है इसके समय काल में। आप जिसके समय काल में जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? तो जैसे उनके समय में आर्ट पॉपुलर है, उनके समय में आर्किटेक्चर पॉपुलर है, तो ये आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो इसमें लिख लो एक बार। उनके शासनकाल में राजा के लिए फिर से, उनके शासनकाल में राजा के लिए फिर से मयूर सिंहासन या ब्रैकेट में लिख सकते हो तख्ते ताउस बोलते थे उसको, मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस, जो कोहिनूर से सजाया गया था। जो कोहिनूर, हीरे की बात हो रही, कोहिनूर से सजाया गया था। फिर चलन में आया।
इनके समय में यात्री जो ऊपर अभी लिखे थे आपने, जैसे बर्नियर, ठीक है, उनके नाम लिख लीजिए यहाँ पे। कौन कौन से यात्री कहाँ कहाँ से थे, इनके नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे। बर्नियर और टेवेनियर, बर्नियर और टेवेनियर फ्रांसीसी यात्री, फ्रांसीसी यात्री, टेवेनियर फ्रांसीसी यात्री। बर्नियर इसमें से जो है वो चिकित्सक भी है, ठीक है, और है चिकित्सक भी है, तो ध्यान में रखिएगा ये एक डॉक्टर के तौर पर भी भारत के अंदर एंट्री किए थे, ठीक है। इसके बाद एक यात्री का नाम और लिखिए, पीटर मुंडी, पीटर मुंडी। इसमें लिख लेना अंग्रेजी व्यापारी, पीटर मुंडी अंग्रेजी व्यापारी। कॉमा मनुक्की, 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 मनुक्की इतावली यात्री, इटली के थे, इतावली यात्री और लेखक। ठीक है, जैसे यात्रियों ने भारत का, जैसे यात्रियों ने भारत का दौरा किया था, भारत का दौरा किया था। लास्ट में देखिए पर 1658 में, 1658 में औरंगजेब ने, औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया, शाहजहां को कैद कर लिया। अंततः 1666 में, 1666 में आगरा के कैद खाने में, आगरा के कैद खाने में शाहजहां की मृत्यु हो गई। आगरा के कैद खाने में शाहजहां की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे शाहजहां के बारे में, कल्चर के बेसिस पे था, और उसमें पूछा गया था हम मुगल काल के अंदर स्वर्ण युग किसके काल को बोलते हैं। ठीक है, स्वर्ण युग के बारे में जब चर्चा हुई तो कौन से काल को स्वर्ण युग बोला जाएगा या गोल्डन एरा या गोल्डन एज बोला जाएगा, इसको लेकर जब चर्चा शुरू हुई तो चर्चा शुरू हुई तो बात आई कि शाहजहां का समय काल हम लोग ले सकते हैं ओवरऑल, कि जिसको अगर हम लोग स्वर्ण युग या गोल्डन एज बोले, है ना, तो शाहजहां का समय काल हो सकता है, जिसको गोल्डन एज बोला जा सकता है या स्वर्ण युग बोला जा सकता है। तो बोले शाहजहां के काल को क्यों बोलोगे, जहांगीर के काल को भी तो बोल सकते हो, अकबर के काल को भी तो बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते। तो देखिए उसके अंदर बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि मुगल शासकों में से वास्तविक स्वर्ण काल का युग कौन से शासक का युग कहलाता है। ठीक है, तो अगर अभी तक मैंने आपको जितने भी मुगल शासक पढ़ा दिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन 5 शासकों में आपको कौन सा सबसे उचित शासक लगता है जिसका काल स्वर्ण युग का अभी तक रहा हो, क्योंकि इसके बाद में स्वर्ण काल खत्म। औरंगजेब का काल आएगा, वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, उसमें स्वर्ण युग तो होना ही नहीं है, तो इसके बाद में स्वर्ण युग खत्म हो जाएगा। मुगल शासकों में इन 5 शासकों में से आपको किसका शासनकाल अभी तक के हिसाब से स्वर्ण काल लगा होगा, बताइए। मतलब मॉन्यूमेंट्स बनवाने के आधार पर देखा जाए तो मतलब सबसे ज्यादा तो शाहजहां का अगर मॉन्यूमेंट्स के आधार पर देखा जाए, ठीक है, और अगर नीतियों के हिसाब से देखा जाए तो अकबर, नीतियों के हिसाब से अकबर का हो सकता है, ठीक है, और
हाँ, कला के हिसाब से देखा जाए तो जहांगीर का ऐसे तो सभी कहीं ना कहीं आ जाएंगे फिर किसी ना किसी हिसाब से, है ना। फिर भी ओवरऑल अगर आपको पूरा का पूरा कंक्लूजन निकाला, जो बात आपने लिखी ये बात आप आंसर में बिल्कुल लिखोगे, ठीक है। जो भी बात आपने लिखी ये बात लिखोगे। बाबर के काल को आप स्वर्ण युग नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि वो एक स्टार्टिंग फेज है और स्टार्टिंग फेज के अंदर उसने अपना साम्राज्य ही जमाने में, लगाने में, बनाने में ही समय व्यतीत किया होगा, तो वो समय काल आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता कि वो स्वर्ण युग होगा। हुमायूं का समय काल क्या कभी भी आप गलती से कह दो ना स्वर्ण युग नहीं है, वो खुद ही जीवन भर गिरता रहा, है ना। कभी साम्राज्य में गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है, तो स्वर्ण युग होना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। अकबर के शासनकाल से आते हैं। अकबर ने जिन तरीके की नीतियों को फॉलो किया, पॉलिसीज को फॉलो किया, जो भी चीजें, चाहे मनसबदारी कह ले, राजपूत नीति कह ले, धार्मिक नीति कह ले, या फिर कोई भी प्रणाली, चाहे जमीन या वितरण प्रणाली की बात कर ले, हर एक प्रणाली और पॉलिसी के बेसिस पे देखा जाए तो हाँ, ये बात देखने को मिलती है कि अकबर का समय काल राजनीतिक तौर पर स्वर्ण युग का काल रहा होगा, ठीक है, कह सकते हो। ये पॉइंट आप मेंशन करोगे अपने आंसर में, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप जहांगीर के बारे में लिखोगे। अगर हम कला की बात करें, पेंटिंग्स की बात करें, जैसे हमने पेटा दरोड़ा देखा, उसके बेसिस पे अगर हम देखें इस तरीके की आर्ट फॉर्म्स को भारत के अंदर लाने वाला व्यक्ति कौन है? जहांगीर है। तो जहांगीर अपनी पेंटिंग्स के लिए जाना चाहता था, कला के लिए जाना चाहता था, और उस कलाकृति की वजह से, पेंटिंग्स की वजह से जहांगीर को हम कह सकते हैं कि वो क्या है, उसका स्वर्ण काल या स्वर्ण युग है उस समय का, ठीक है। शाहजहां पे चले आओ तो हमें दिखता है कितनी सारी वास्तुकलाएं हैं, इतने सारे आर्किटेक्चर्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट ताजमहल है। उस बेसिस पे हम कहें अगर, तो इसका भी समय काल स्वर्ण युग का समय काल है, ठीक है। लेकिन अगर इन तीनों चीजों को अलग रखा जाए, राजनीतिक व्यवस्था हमने एक तरफ देख ली, एक तरफ हमने कला एवं संस्कृति देख ली, एक तरफ हमने वास्तुकला देख ली, इन सबको हटा के सिर्फ और सिर्फ हम अगर ओवरऑल देखें कि किस शासक का काल पूरे मुगल साम्राज्य में स्वर्ण काल है, तो वो कहलाएगा शाहजहां का काल, ठीक है। इसका कहलाएगा शाहजहां का काल। तो इस कंक्लूजन पे जरूर जाइएगा। कारण क्या होगा कहलाने का? पहली तो चीज वास्तुकला, नो डाउट, है ना। वास्तुकला का इसने जिस तरीके का उपयोग किया, जो आप आज के समय में देश में देखते हो, जितने भी मॉन्यूमेंट्स देखते हो, अगर भारत खूबसूरत है तो वास्तुकलाओं से है, चाहे प्राचीन वास्तुकलाएं हो, चाहे मध्यकालीन हो जाए, चाहे अंग्रेज भी कोई वास्तुकला दे रहा हो, तो उन वास्तुकलाओं का निर्माण बहुत बड़ी चीज होती थी। तो वास्तुकला के बेसिस पे तो है। ऐसा नहीं है इसने फिर आर्ट्स को छोड़ दिया, इसने ऐसा नहीं था कि फिर कला छोड़ दियो। इसके समय में भी कई सारे पेंटर्स थे। उस्ताद मंसूर करके एक पेंटर इनके समय में बहुत पॉपुलर है, जिन्होंने उस पेंटिंग को आगे बढ़ाया, उस पेंटिंग को, कला के फॉर्म को, आर्ट फॉर्म को और आगे प्रोग्रेस कराई। तो पेंटिंग के ऊपर भी इस व्यक्ति ने ध्यान दिया। ऐसा नहीं है कि वास्तुकला में इतना गुम हो गया होगा कि पेंटिंग को जहांगीर के द्वारा बनवाई गई पेंटिंग्स को दरकिनार कर दिया होगा, नहीं, इसने पेंटिंग के भी पूरे के पूरे समय काल को अच्छे से उपयोग किया, ठीक है। तो पेंटिंग का समय काल भी इसका दिखाई देता है। फिर बात करें क्या राजनीतिक नीतियां, राजनीतिक पॉलिसीज में ये कहीं पीछे था? नहीं पीछे था। अगर हम देखें तो इसने मनसबदारी प्रणाली में और ज्यादा सटीक तरीके से अपनी तरीके से व्याख्याएं करी। मनसबदारी प्रणाली के अंदर इसने क्या करा था? वर्गों का डिवीजन कर दिया, ठीक है। जैसे सीएसपा, निमस्पा, ऐसे करके इसने कई तरीके के डिवीजन मनसबदारी सिस्टम में कर दिए। इसने बोला मनसबदार का मतलब से यही थोड़ा हो गया कि घोड़े पर सवार एक व्यक्ति हो गया और एक पैदल व्यक्ति सैनिक हो गया, और हमने किसी एक मनसबदार, किसी एक व्यक्ति को मनसबदारी दे दी। इसने उनका डिवीजन करा, डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन अलग, विलेज में डिवीजन अलग, अलग अलग तरीके के थानों के हिसाब से डिवीजन होते चले गए। तो मनसबदारी को इसने ब्रॉड कर दिया, काफी ज्यादा और विस्तारित कर दिया। कर की प्रणाली को सुधारा, करों को सुधारा, टैक्स सिस्टम सुधारा, लोगों के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हो आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या प्रणाली विभाग को और ज्यादा मजबूत बनाने का कार्य किया, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको राजनीतिक व्यवस्था भी इसकी ठीक ठाक दिखाई देती है, क्योंकि अभी आप राजनीतिक पॉलिसी में बात करो तो दक्कन नीति भी बहुत अच्छे से संभाली इसने, है ना। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो क्या इसकी जनता क्या परेशान थी इससे? नहीं थी। जनता भी दुखी नहीं थी, जनता भी इस समय में खुश है कि वास्तुकला भी निर्माणित हो रही है, रोजगार मिल रहा है लोगों को, मजदूर कई सारे लगाए जा रहे हैं वास्तुकलाओं के निर्माण में, आर्किटेक्चर में, आर्ट में देखा जाए तो कई सारे लोग उसमें इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। राजनीतिक पॉलिसी में कभी भी किसी भी रिलीजियस व्यक्ति के लिए या रिलीजियस पर्सन का कभी बुरा करते दिखाई नहीं दिए। तो ओवरऑल अगर हम देखते
के सारी पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए तो शाहजहां के काल को स्वर्ण युग माना जा सकता है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा गया था। तो आंसर कैसे लिखना है, इसी तरीके से लिखना होगा उसका आंसर। तो ये सब मैंने बता दिया, अब यही क्वेश्चन लिख लो, यही क्वेश्चन लिख लो। हाँ, यही क्वेश्चन लिख लो और इसी क्वेश्चन का आंसर लिख के लगा लो। भारत में मुगल साम्राज्य, भारत में मुगल साम्राज्य वास्तविक रूप से परिवर्तन के काल के रूप में जाना जाता है। परिवर्तन के काल के रूप में जाना जाता है। विराम चिन्ह, फुल स्टॉप लगाना, आगे लिखो। मुगल शासकों में परिवर्तन के काल के रूप में स्वर्ण युग मुगल काल की एक विशेषता रही है। स्वर्ण युग मुगल काल की एक विशेषता रही है। मुगल काल की एक विशेषता रही है। मुगल शासकों में कौन से शासक के काल को स्वर्ण युग का काल कहा जा सकता है। स्वर्ण युग का काल कहा जा सकता है। कौन से शासक के काल को स्वर्ण युग का काल कहा जा सकता है। ठीक है, 250 वर्ड्स इसको लिखना है। हाँ, मतलब जो राजा मतलब शासक हुए उनका वर्णन किया जाए, मतलब हाँ, पहले तो आप परिवर्तन का काल लिखा है मैंने, पहले तो उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना कि परिवर्तन का काल रहा है। दिल्ली सल्तनत से जब मुगल सत्ता आई तो ये परिवर्तन देखने को मिले, बड़े सारे परिवर्तन लिखोगे आप। उसी परिवर्तनों में आप स्वर्ण युग के बारे में फिर लिखना शुरू करो कि स्वर्ण युग इस शासक का ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो शाहजहां का हो सकता है। ठीक है, तो शाहजहां के शासनकाल को हम लोग स्वर्ण युग का काल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में औरंगजेब। ठीक है, या औरंगजेब आलमगीर के नाम से इनको जाना जाता है। 1658 ठीक है से लेकर 1707 का समय काल है। और इस पूरे समय काल के अंदर जैसा ही अकबर का साम्राज्य काल लगभग 50 वर्षों का है, वैसा ही लगभग 50 वर्षों का साम्राज्य काल औरंगजेब का भी दिखाई देता है। ठीक है, औरंगजेब जब भारत के अंदर शासन करने के लिए स्थापित हुए तो उसी वजह से कंट्रोवर्सी उसी समय से शुरू हो गई। ठीक है, कंट्रोवर्सी इसलिए शुरू हो गई क्योंकि औरंगजेब जिस समय यहाँ पे साम्राज्य को स्थापित करने के लिए यहाँ बैठे थे तो साम्राज्य को स्थापना से पहले ही इनको गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। अहमदनगर, बीजापुर, इन तमाम इलाकों के एरियाज को ये देखा करते थे उस समय। ठीक है, तो उन एरियाज के ऊपर
जिस तरीके की ये नीतियां फॉलो किया करते थे, वही नीतियां वहां के लोगों को पसंद नहीं थी। क्योंकि नीतियों में कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरता की दिखाई देती थी और कहीं ना कहीं चीजें ऐसी दिखाई देती थी कि अपने धर्म का थोड़ा बहुत वर्चस्व उठा के रखना, इस तरीके की चीजें थोड़ी बहुत पक्षपात के रूप में दिखाई देती थी। तो कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू हो गई थी और 1658 में इन्होंने जब यहाँ पे साम्राज्य की स्थापना करना शुरू करी तो लगभग पूरे 50 सालों में आपको कंट्रोवर्सी दिखाई देगी। इस पूरी कंट्रोवर्शियल जर्नी के बारे में यहाँ पे एक किताब आपको दिखेगी, मुस्तैद खान के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है मसीर-ए आलमगीर, ठीक है, या मसीर-ए आलमगीर नाम की एक किताब है, जिसके अंदर पूरा औरंगजेब का प्रशासन, शासन और किस तरीके की राजनीतिक पॉलिसी थी इनकी, किस तरीके की धार्मिक पॉलिसी थी, उन सब का डिटेल में वर्णन किया गया। ठीक है, तो ये डिटेल में एनालिसिस आप इनके बारे में यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ इसने आलमगीर की उपाधि, आलमगीर का मतलब क्या है, विश्व विजेता, जैसे वर्ल्ड ग्रेस पर हम लोग पीछे पढ़ रहे थे किसको, जहांगीर को। ठीक है, तो जहांगीर की तरह ही इन्होंने भी अपने आप को एक उपाधि दी थी जिसका नाम आलमगीर था, और आलमगीर का भी माना क्या होता है, विश्व विजेता। ठीक है, तो उस वजह से इनको जाना जाता था। ये जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाते थे। पीर का मतलब बेसिकली सूफी संत के नाम से भी जाना जाता है, कि बेसिकली रिलीजियस जो व्यक्ति बहुत ज्यादा हो, जिसको ज्ञान हो कुछ ऐसी चीजों का जो नॉर्मल व्यक्तियों को नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं धार्मिकता, इस्लाम की शिक्षा के अंदर इतना ज्यादा लीन थे, जिसकी वजह से इनको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो ये इनकी धार्मिक नीतियां हैं। धार्मिक नीतियों के साथ साथ में किस तरीके से इन्होंने अपने साम्राज्य को अपने पूरे मुगल शासन के अंदर फैलाया। औरंगजेब एक चीज के लिए बहुत पॉपुलर था, विश्व विजेता की अगर उपाधि ली थी, तो इसने कार्य भी वही किया। इसने कश्मीर से लेकर लगभग कन्याकुमारी तक पूरे भारत के ऊपर सीधा सीधी लाइन खींच दी थी। ठीक है, और इधर भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ गुजरात से लेकर बंगाल तक प्रॉपर तरीके से भारत के ऊपर अगर एक मैप दिखता था, तो औरंगजेब के समय में पूरा संपूर्ण भारत एक ही राजा के अंडर में दिखाई देता था। इससे पहले ऐसा अगर हमने कभी देखा तो शायद ही हमने एंशिएंट हिस्ट्री में देखा था जब ऐसा देखा था। ठीक है, अशोका के समय में देख लिया, चंद्रगुप्त मौर्य का समय काल थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड देख लिया, है ना। तो इस समय में लगभग औरंगजेब का समय काल वो काल था जिसने मध्यकालीन भारत में एकमात्र तौर पर पूरे भारत की सबसे बड़े महाद्वीप टेरिटरी के ऊपर कब्जा अपना स्थापित किया था। और ये इसके लिए एक तरफ उपलब्धि भी है और दूसरी तरफ इसको लेकर डूबने वाली चीज भी है। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य पूरे भारत के ऊपर शासन करना ये अकेले नहीं कर पाया। ठीक है, ये अपने दक्कन को ना खो दे, दक्षिण भारत को ना खो दे, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य के नीचे की टेरिटरीज को ना खो दे, ऐसे तमाम चीजों पे कंट्रोल करने में इसने अपने जीवन के लगभग 30 वर्ष खराब कर दी। 50 वर्षों में से लगभग 30 वर्ष तो ये कहाँ लगा रहा, दक्षिण भारत की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से उत्तर भारत कमजोर होता चला गया। ठीक है, और धीरे धीरे इसके हाथ से उत्तर भारत या दक्षिण भारत सारी सीमाएं निकलती चली गई। ठीक है, लेकिन फिर भी 1707 तक इसने अपने अंतिम समय तक शासन किया और शासन करके भारत को ऐसी स्थिति में डाला जो शायद प्राचीन स्थिति में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक तौर पर इसका क्षेत्र बहुत मजबूत था। औरंगजेब के समय में कोई विदेशी आक्रमण आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे जो औरंगजेब से आके डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो किसी वॉर में, चाहे वो पुर्तगाली शक्तियां हो, चाहे फ्रांसीसी शक्तियां हो, चाहे अंग्रेजों की शक्तियां हो। एक आध बार अंग्रेजों से डिस्प्यूट जरूर दिखाई देगा, लेकिन अंग्रेज पीछे हटते और भागते हुए दिखाई दिए यहाँ पे। औरंगजेब से वो भिड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, पुर्तगालियों के साथ में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स दिखाई देते हैं, लेकिन पुर्तगाली भी थोड़ा बहुत अपने आप को हटा के बचा के रखते हैं। ठीक है, तो औरंगजेब के समय काल के अंदर इसने नियंत्रण किया हुआ था तमाम राजनीतिक सत्ताओं के ऊपर, चाहे वो क्षेत्रीय सत्ताएं हो, चाहे वो पूरे भारत की कोई भी व्यापारी भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो, ऐसे तमाम लोगों के ऊपर इसने अपना साम्राज्य स्थापित करने का काम किया। जैसे अगर हम बात करें बीजापुर और गोलकोंडा, बीजापुर गोलकोंडा ये बहमनी एम्पायर के बाद के एम्पायर हम पढ़ेंगे इनके बारे में। बीजापुर गोलकोंडा अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे, इंडिपेंडेंट कर दिए थे। जैसे इंडिपेंडेंट मैसूर अपने आप को एक समय कर दिया था, हैदराबाद अपने आप को कर दिया था, है ना, अवध अपने आप को कर दिया था। ये सब स्वतंत्र हो गए थे, राजा की शक्ति के अधीन नहीं आएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे, इसने इनके ऊपर कब्जा करा और कब्जा करके दक्षिण भारत तक अपना वर्चस्व
फैलाया था। ठीक है, 86-87 के अंदर का समय काल है। शिवाजी महाराज, ठीक है, शिवाजी महाराज जिस समय में यहाँ पे अपने राज्य को स्वतंत्र कराने में लगे हुए थे, मराठा साम्राज्य इस समय अपने चरम पे था। ठीक है, मराठा साम्राज्य की नींव रखी गई थी इस समय। राजपूत साम्राज्य हमने पीछे देखा लगभग समाप्त हो चुका था उस समय तक, है ना। जहांगीर और थोड़ा बहुत शाहजहां तक उन लोगों को थोड़ा बहुत नियंत्रण मिला, लेकिन उसके बाद में ये नियंत्रण राजपूतों का समाप्त हो गया। राजपूतों का नियंत्रण अब सीधा किसके पास चला गया? मराठा वर्चस्व में आ गए। ठीक है, भारत के अंदर हमेशा कोई ना कोई एक हिंदू विशाल शक्ति रही है, और उस हिंदू विशाल शक्ति में जैसे पहले हमने चौहान वंश को देखा, उसके बाद हमने राजपूतों के वंश को देखा, उसके बाद हम मराठास के वंश। ठीक है, तो मराठा वंश ये जो पूरा महाराष्ट्र का इलाका या राजपूतों के लोग निकले जितने वो सब मराठा टेरिटरी में आए, इन सारे लोगों का अपना एक अलग ग्रुप था। तो मराठास के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कि मराठास कौन कौन थे। वैसे मैंने बताया है ना, लास्ट जब हम लोग मॉडर्न पढ़ रहे थे तब मैंने आपको मराठा, शिवाजी, सिंधिया, जो जिस तरीके के हमने डिवीजन पढ़े थे उन सब के बारे में आपको पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो ये बेसिकली जितने भी लोग यहाँ पे थे, मराठा शक्ति अपने चरम पे इस समय थी। औरंगजेब का नियंत्रण मराठा शक्तियों के अलावा भारत की हर शक्ति के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, मराठा के ऊपर वो उतना नियंत्रण नहीं कर पाया जितना नियंत्रण उसने और शक्तियों के ऊपर किया। हालांकि थोड़ा बहुत नियंत्रण था, है ना। कई बार लड़ाई इनके साथ में भी, मराठों के साथ में लगातार होती दिखाई देती है। मराठा लोगों को, मराठा शासकों को, कई मराठा शासकों को ये हत्या भी कर देता है औरंगजेब। इस वजह से पूरे एक समाज का बुरा हो जाएगा। और दूसरी तरफ अब आप देखोगे एक और गुरु की हत्या की जाएगी इस समय औरंगजेब के समय में, तो सिखों का भी बुरा हो जाता है। तो चाहे सिख हो भारत के, चाहे जाट हो भारत के, हिंदू हो भारत के, या भारत के कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के अलावा कोई भी वर्ग अगर था, उन सारे वर्ग से किसी ना किसी तरीके से अपने मतभेद पैदा करता चला गया। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी राजनीतिक लाइफ काफी ज्यादा टफ होती चली गई। लेकिन उसके बाद भी हम औरंगजेब की पहले कुछ ऐसी नीतियों का वर्णन करेंगे जिन नीतियों ने इसको एक महान शासक बनाया, सफल शासक बनाया। क्योंकि महान सफल हम इसलिए बोल रहे हैं, 50 साल का शासन आसान नहीं है, 50 साल शासन करना आसान नहीं है। तो 50 साल के शासन करने के बेसिस पे एक सफल शासक है, लेकिन एक असफल शासक भी है और महान भी नहीं है। उसके कारण दूसरे हैं। वो कारण क्या है? उसकी धार्मिक नीतियां या धार्मिक पॉलिसी। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपने अगले क्लास के अंदर। ठीक है, एक क्लास अभी आपका मुगल्स के बारे में बचा हुआ है, तो मुगल्स के बारे में चर्चा हम लोग कल के क्लास में औरंगजेब को पढ़ के कर लेंगे, और बाकी लेटर मुगल्स या उत्तरकालीन मुगलों का वहां पे एक बार रिव्यू लेके खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। यही तक करते हैं आज का क्लास। आंसर जरूर लिख के लाइएगा जो भी मैंने दिया है।